हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो यूपीएससी ईपीएफओ की रिगार्डिंग है और अब तक मुझे लगता है 1000 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे ईपीएफओ के बारे में। और क्योंकि 3-4 हज़ार है तो मैं देख चुका हूँ वीडियो अपलोड होते हुए, कहीं सर्च कर लो इतने सारे वीडियोज़ आ जा रहे हैं। तो इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, मैं वीडियो अपलोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं 2-3 अपडेट आपको दे सकूँ। प्लस ईपीएफओ की नोटिफिकेशन की डिटेल जो बिल्कुल ज़ीरो है, बच्चे इनको कुछ पता भी नहीं है, फर्स्ट टाइमर है, उनको थोड़ी सी डिटेल दे पाऊँ कि क्या ये नोटिफिकेशन है, किसको अप्लाई करना चाहिए, क्या इसकी डिटेल्स हैं। और मुझे इस वीडियो में पहली बार मैं नोटिफिकेशन को दिखा करके वीडियो बनाऊंगा, पीपीटी को नहीं बना रहा हूँ क्योंकि शायद बच्चों को शक होता है कई बार नोटिफिकेशन सही है नहीं है। तो इस बार ऑथेंटिसिटी के लिए कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो बताना, नहीं तो आप बताओगे तो नेक्स्ट टाइम से वापस पीपीटी के ऊपर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो है 52/2026 इसका नंबर है और जो रिक्रूटमेंट की वैकेंसी नंबर है ये आपके सामने है। यूपीएससी ईपीएफओ जिसको कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा सा बताता हूँ। यूपीएससी देश के अंदर क्लास 1 ऑफिसर की रिक्रूटमेंट करती है। अगर क्लास बी भी करती है तो टॉप नॉच लेवल की नौकरियाँ होती हैं। यूपीएससी वो है, कोई पेपर लीक नहीं होता, कोई भी नाटक इसके अंदर नहीं होता है। ईपीएफओ का हल्ला उड़ा था, उसको आप इग्नोर करो, भूल जाओ, ठीक है। दूसरी बात, ईपीएफओ क्या है, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर एक डिपार्टमेंट में तो नहीं कहूँगा, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो उसके अंडर वर्क करता है। और ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। ये क्लास 1 ऑफिसर की आप ऑलमोस्ट लेके चलो नौकरी है। इसकी तुलना आप कर सकते हो कि किसी स्टेट पीसीएस की नौकरी से आप तुलना कर सकते हो। कोई भी आपने एसएससी सीजीएल की, बैंकिंग की, किसी भी की आप नौकरी की तैयारी कर रहे होगे, उन सबसे ऊपर ये आपकी पोस्ट है, ठीक है। बहुत अच्छी नौकरी है। इसके अंदर नया पे कमीशन आते ही 1.5 लाख के आसपास आप लेके चलो, मोटा मोटी सैलरी आपकी बन जाएगी। इस फॉर्म को कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अच्छी बातें हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका एग्जामिनेशन होता है और उसी से आपका सिलेक्शन हो जाता है। प्री मेंस, जैसे आप एक छोटी सी भी नौकरी आप करने जाओगे, बैंक क्लर्क की भी जाओगे ना, तो एक प्री एग्जामिनेशन होगा, फिर मेंस होगा, तब नौकरी लगेगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन है। आप प्री बोल लो, मेंस बोल लो, मेंस तो है नहीं है, रिटर्न थोड़ी ना लिखना है, ऑप्शन आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। एक प्री एग्जामिनेशन है, उसके बाद इंटरव्यू है और उसके बाद सिलेक्शन है। लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट लास्ट ईयर हुई थी 2025 में, लेकिन अब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि हमारे यहाँ से ये बच्चे पास हैं। लेकिन रिटर्न एग्जामिनेशन बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास से पढ़ के पास किया है। और जिसको जब आज के यूट्यूबर को पता भी नहीं था ना ईपीएफओ के बारे में, तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर 2016 से, ठीक है। तो ये वैकेंसी नंबर है। कितनी पोस्ट आई है तो देखिए 80 पोस्ट यहाँ पर आई है। देखिए कभी भी एपीएफसी की पोस्ट ऐसा नहीं होता था ना, 1000-2000 आती थी, कभी भी अंडर 300 ही हमारी वैकेंसी रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कम भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगेन मैं बताया हूँ कि इसके कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ जाता। अगर ये 80 के वैकेंसी की जगह आपकी 200 वैकेंसी हो जाती तो कट ऑफ में 10 नंबर का ही अंतर आता। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 नंबर भी नहीं आता, शायद 2-4 नंबर आता, ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा लेवल का एग्जामिनेशन है, बहुत टॉप नॉच लेवल का एग्जामिनेशन है। 80 वैकेंसी इसके अंदर बहुत होती है, ठीक है। आईएएस के लिए भी 100 वैकेंसी निकलती है ना देश में। और ये आपकी जनरल के लिए 29 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 18, एससी/एसटी के लिए 15-10, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए हमारे 3 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। और ये आपकी ना बेसिकली लिखा होता है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड का किस किस को हम लोग मानेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। जैसे यहाँ पे आप देख लो कुछ भी, जैसे यहाँ डॉर्फ का लिखा हुआ है, डॉर्फिज्म की क्या आपकी क्वालिटी है, कि कितना आप डॉर्फ हो, क्या परसेंटेज है, किसको नहीं माना जाएगा, किसको माना जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई होती हैं, ठीक है। अगर आप हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। लेवल 10 की आपकी नौकरी होती है, लेवल 1 से स्टार्ट होती है सरकारी नौकरी, 1 2 3 4 करते करते लेवल 10 की, यानी ये टॉप लेवल की आपकी नौकरी है। इसके ऊपर जो है बस 6 और 7 लेवल ही आपके बचते हैं। ये 7th पे कमीशन के हिसाब से, अभी के हिसाब से मैं बताऊं तो 1.25 लाख रुपए महीना आपकी सैलरी है। लेकिन जैसे पे कमीशन आपका नया आएगा, 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। कितनी उम्र तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक बहुत पॉजिटिव यहाँ पे बात है, क्योंकि 35 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर। और ओबीसी की बात करूँ तो 38 ईयर्स तक के, एससी/एसटी की बात करें तो 40 साल तक के, और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 35 + 10, तो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे डिप्लोमा लिखा होता है डिज़ायरेबल, इसको आपको इग्नोर कर देना है। डिज़ायरेबल जो है बेसिकली तब आपका होता है, एक तो इंटरव्यू में कुछ नंबर आगे पीछे मिल जाते हैं आपको, दूसरा यहाँ पे फ़ायदा कम मिलता है, जब एक ही बराबर नंबर आएगा तो जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी वो इसको नौकरी दे देंगे। आप कोई अच्छी लॉ की डिग्री है, कॉमर्स की डिग्री है, तो आपको ये नौकरी मिलेगी। अगर बराबर नंबर आता है तो, जो कि होता है नहीं, तो इसको आप इग्नोर करो। बताया ना, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। आप करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने डिस्टेंस लर्निंग से किया है, आप अप्लाई कर सकते हो।
33% था, 93% था, आप अप्लाई कर सकते हो। BA BCom BTech MBBS कुछ भी आपने किया था, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा आपका क्राइटेरिया नहीं है। हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में आपके ग्रेजुएशन है, आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। फाइनल ईयर के बच्चे इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सारी डिटेल। ये आपको बताया था मैंने, ग्रुप ए की नौकरी है, नॉन मिनिस्ट्रियल मतलब कि डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है। मिनिस्ट्रियल नौकरी मोस्टली ना दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग होती है, मिनिस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं। इसकी पोस्टिंग पूरी इंडिया में कहीं हो सकती है। तो ये एक तरीके से ऑल इंडिया वैकेंसी है, प्लस ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये अपने अंदर ही एक तरीके से काम करती है। इनका जो टॉप मोस्ट जो हेड होता है वो एक IAS ऑफिसर होता है, ठीक है। ये परमानेंट नौकरी जो भी लिखा है तो खैर है ही, 1 साल का प्रोबेशन होता है, ये भी शायद खैर सबको पता है, कोई खास इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। डेट की बात करें तो फॉर्म आपका 22 तारीख से खुल चुका है और 11 सितंबर के शाम को 6 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और पेन पेपर बेस्ड यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये नहीं होता है, आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल पुराने तरीके से जो पेपर से मिलता था, हालांकि मुझे वही पसंद है क्योंकि आप एक बार में एक ही क्वेश्चन दे पाते हो ऑनलाइन मोड में, और ऑफलाइन मोड में आप एक साथ 2 पेजेस के क्वेश्चन देख पाते हो। तो जब समय कम होता है ना, तो ये बड़ा फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का भी। घाटा ये है कि OMR भरना पड़ता है, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट हमारी फिक्स हो चुकी है, 20 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन है। ये आपका प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है। इसके अलावा बच्चे, डाउट आपका ये आ रहा होगा कि सर स्ट्रैटेजी वीडियो कब आएगा, तो इस बार स्ट्रैटेजी वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले इसी वीडियो के जस्ट अगले दिन में मैं डाल दूंगा, क्या डालूंगा तो टाइम टेबल, सबसे पहले ताकि आप पढ़ाई स्टार्ट कर सको, टाइम टेबल डालूंगा। अच्छे से डिटेल में देखेंगे क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। उस वीडियो के बाद ही आपका कोई वीडियो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो वही है टाइम टेबल। उसके बाद मैं आपके सामने PYQ एनालिसिस करूंगा, अच्छे से चीज़ें समझेंगे। उसके बाद 3rd नंबर पे हम समझेंगे कि किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है सब्जेक्ट वाइज। तो ये 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले टाइम टेबल का आपको वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, और बाकी मेरा कोर्स भी है, इसके अंदर ज़्यादा मैंने कुछ बताया नहीं। मैं अपने कोर्स के बारे में एक बार बता देता हूँ, 1 सेकेंड रुकना। तो ये है मेरा कोर्स, और ये व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ डाउट होगा तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपके दिख रहे हैं, इन सबके नोट्स हम आपको देंगे। जितने भी आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं सबके नोट्स आपको मिलेंगे, PDF नोट्स, कोई भी चीज़ें आपके घर पे नहीं आएंगी, ऑनलाइन नोट्स मिलेगा। 999 इसका रेट है, आपका 799 ही इसका रेट चल रहा था, बट अभी 999 कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली हमको पढ़ नहीं रहा है इतना, मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लॉस है, फिर भी कर ही रहे हैं हम लोग, चलो, क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं। और हाँ, ये सारी किताबें हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलने वाली हैं। बच्चों का डाउट भी आ रहा था, सर हिंदी इंग्लिश का क्या सीन है, हिंदी वाला आपने डाला नहीं अब तक। इतने समय से काम चल रहा था, हिंदी की बुक्स रेडी हो गई हैं, कल या परसों में रेडी हो जाएंगी सारी, और मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपका जाके देख लेना, सेल के वक्त क्या पता है 999 की जगह 799 के लिए मिल जाए। इसके अंदर आपको 1 साल का करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होगा, न्यू लेबर लॉ भी होगा, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा आपको, जो अभी नहीं बाद में मिलेगा, बाद में लॉन्च होगा मॉक टेस्ट तो आपको फ्री में मिल जाएगा, ये ऐसा हिसाब है। और सारी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके आप उनको प्रिंट करके भी पढ़ सकते हो, और उसको नोट्स भी बना सकते हो उसके ऊपर मार्किंग करके, ठीक है। तो ये कोर्स है, आप चाहो तो इजीली परचेस कर सकते हो। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये आपने देख लिया। बाकी ये सिटीजनशिप है, कहाँ इंडिया, नेपाल, भूटान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप कहाँ कहाँ पैदा हुए उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ टू अप्लाई का थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा कि क्या यहाँ पे डाउट आता है बच्चे को, ठीक है। और हाँ, ये मैं बता दूं कि यहाँ पे लाइव फ़ोटो कैप्चर होता है, और भी चलिए मैं यहीं पर आपको चीज़ें बताता हूँ। फॉर्म भरते वक्त लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे, वाइट बैकग्राउंड के अंदर आपको कैप्चर करवाना। लैपटॉप हो तो लैपटॉप उठा करके उसी से फ़ोटो खींच लो। सारी फ़ोटो, सारे सिग्नेचर जिस हिसाब से वहाँ पर लिखी है उसी हिसाब से ही आपको अपलोड करनी है। भले वो एक्सेप्ट कर ले, गलत आपने डाल दिया और वहाँ एक्सेप्ट हो गया, फिर भी आपको नहीं करना। ये UPSC है, SSC नहीं है, आपको रिजेक्ट कर देगा। कुछ भी गलती नहीं करनी है। साथ ही में आपका अगर OBC सर्टिफिकेट, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, EWS कोई भी सर्टिफिकेट आपको अगर प्रोवाइड करना है तो फॉर्म के भरने से पहले का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाद का नहीं। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। UPSC इस चीज़ को नहीं झेलेगा, मैं आपको पहले ही वार्न करता हूँ। क्या अगर आप नहीं है तो क्या करें, तो आपके पास हो सकता है कास्ट सर्टिफिकेट हो, वही डाल दो। अगर भरना ही है, क्या करोगे आप, तो या तो कास्ट सर्टिफिकेट डाल दो, या फिर अपने ब्लॉक पे जाओ, जल्दी से जल्दी जा करके बनवा लो अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो बनवा लो, ताकि आप अप्लाई कर पाओ, क्योंकि 1 से 2 दिन में बन जाता है, बनाने वाले बना देते हैं, ठीक है।
अगली बात क्या है कि जो भी आप सर्टिफिकेट डालोगे, सर्टिफिकेट नंबर और उसका डेट और जो सिग्नेचरी है, जो सिग्नेचर किया उसका भी नाम सारा आपको लिखना पड़ता है। इसके अलावा ये बता दूं आपको कि जो भी आप फॉर्म, ये जैसे ओबीसी का है, जो भी आप भरोगे वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आप लेना। आप जाओगे ब्लॉक में, उसके पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का होगा जिसको एनसीएल करके बोल रहा होगा, जो आपका सेंट्रल का होगा वो ओबीसी करके होगा, तो या फिर आपका ईडब्ल्यूएस है, वो तो कॉमन नहीं होता है। तो आपको जाकर के देखना है, मेन ओबीसी के अंदर ही डाउट आता है, ठीक है। एससी एसटी वगैरह का तो सेम ही रहता है, एक ही जैसा बनता है। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सर्टिफिकेट को बनाना है। तो ये फॉर्म भरते वक्त कुछ डाउट है जो आप अच्छे से देख के भरना, ठीक है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल सारी चीज़ें हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट डेट आपको, डेट तो बता ही दिया था, लास्ट डेट आपकी 11 सितंबर है। और हाँ, इसके अंदर ना फॉर्म के अंदर एग्ज़ाम सेंटर का बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि आपको पहले 4 दिन के अंदर ही मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर, बाद में मिलेगा नहीं, तो मिल जाता है इसके अंदर एग्ज़ाम सेंटर। तो आप थोड़ा समय ले सकते हो, लेकिन चीज़ें यहाँ पे अच्छे से भरना, क्योंकि यहाँ फॉर्म रिजेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं तो मात्र 25 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। और अगर आप फीमेल है तो आपके लिए फ्री है, SC ST है तो भी फ्री है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो भी फ्री है। तो मेल को पैसा देना है, और कौन सा मेल, आपका EWS, OBC और जनरल, इनको देना है। और आपके बाकी सबके लिए फ्री है। जो अपने बैंकिंग वाले बच्चे आके देख रहे होंगे वो तो चौंके गए होंगे, सर ऐसा भी हो सकता है क्या, 25 रुपये फीस होती है? बिल्कुल होती है, आपके सामने है, UPSC है, ले सकता है, ठीक है। और इसके बाद कुछ खास और इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ ऊपर कुछ मिस तो नहीं हुआ, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। और आते हैं नोटिफिकेशन। अब आपको क्या है ना, नोटिफिकेशन की भी आदत डालो ताकि आपको वीडियोस पर डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाए और हमको भी ऐसे वीडियोस ना डालना पड़े, तो आप, ताकि आपको समझ में भी आए ना कैसे नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। आपके सामने पढ़ के ही दिखा रहा हूँ। और हाँ, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका सामने है, पूरे की पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह आपके सामने दिख रहा होगा, सेंटर मिल ही जाता है हर स्टेट में, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपके सामने हैं चीज़ें, यहाँ पे भी कोई खास और चीज़ें नहीं है। क्या क्या देखना होता है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा इससे। हाँ, पेनल्टी फॉर आपका रॉन्ग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 होता है। कुछ आपको यूपीएससी के अंदर डाउट आता होगा ना, तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो या फिर आप इस पे मेल कर सकते हो। तो ये आपको बता दिया मैंने, ताकि आप डिपेंडेंट ना रहो किसी यूट्यूबर पे डाउट के लिए, आप इन पे कॉल भी कर सकते हो। और आगे आते हैं, यहाँ पर भी खास कुछ नहीं है। और ये इंटरव्यू के अलाउंस के बारे में कि अच्छा, जो इंटरव्यू देने आते हैं दूसरी जगह से दिल्ली आएंगे, उनको पैसा मिलता है, किराया वगैरह मिलता है। आ जाते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अब जो, उस पर आ जाते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि आप कुछ चीज़ें अच्छे से देख पाएँ। देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट है 2 घंटे का आपका ये पेपर होता है, 120 मिनट आपको मिलता है। हर क्वेश्चन बराबर मार्क्स के होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में होते हैं। 1/3 आपको बताया था ना, वही आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। और आपके सामने आप देख लो, ये सारे टॉपिक्स हैं जिससे आपके सवाल आते हैं। 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। 75/25 के रेशियो में आपका टोटल डिवीजन होता है। और इंटरव्यू अगर आप फेल हो जाते हो, ऊपर आते हैं, अभी आपको पहले बता दूं, अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, मतलब इतने नंबर भी आपके नहीं आ पाते, जनरल के आपके 50, ओबीसी के 45, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के 40, तो आपको कितना भी आपने टॉप भी किया होगा, आपको ये लोग नहीं लेंगे, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में भी इसके अंदर स्कोर करना ही है। आ जाते हैं जनरल इंग्लिश के ऊपर। जनरल इंग्लिश क्या है, मैं स्क्रीन पे अब शायद, हाँ दिख जाएगा आपको इतने पे, ठीक है। जनरल इंग्लिश क्या है, हमारा फिक्स पैटर्न है, 20 क्वेश्चन इसके ऊपर हमारा आता है। बहुत ही अच्छा टोटल क्वेश्चन आपके 120 यहाँ पे होते हैं, 120 आपके टोटल सवाल आएंगे, 100 सवाल नहीं होते। इंग्लिश का एक फिक्स है कि 20 क्वेश्चन होते हैं। और आपका, हाँ, और आपका ये क्वांट का पार्ट ले लो। क्वांट क्या है, ईजी थोड़ा सा आता है क्वांट से, एलिमेंट्री मैथ, स्टैट्स और आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, ये जो टॉपिक्स हैं इसके भी ऑलमोस्ट फिक्स है, 10 क्वेश्चन के आसपास सबको मिला करके, और 20 आपके इंग्लिश, तो 30 आपके एक तरीके से आप कह सकते हो टोटल क्वेश्चन फिक्स है। बाकी जितना भी है ना, कुछ भी फिक्स नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं पता कितना आ जाए, पता तो एलिमेंट्री मैथ इन सब का भी नहीं है, जैसे स्टैट्स के क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो ऐसे ही आपका फिक्स किसी का भी नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश का है उसका जो पैटर्न है 100% फिक्स आता है, इसके अंदर भी 10 क्वेश्चन देखा गया है मोटा मोटी। बाकी सबका तो कुछ भी हो सकता है। 2025 की मैं आपको बात करूं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से सवाल ही नहीं है, जबकि नौकरी ही इंडस्ट्रियल रिलेशन की है, नहीं आए। लेबर कोड से भी आपके सवाल नहीं आए थे पिछली बार, लेबर लॉ से आए थे। अब लेबर कोड आपको यहाँ पर लिख दिया है और लेबर कोड आपको पढ़ना है। बच्चों का डाउट भी आ रहा था, लेबर कोड पढ़े कि लेबर लॉ पढ़े, आप दोनों पढ़ोगे। भले इसके अंदर लेबर कोड लिखा हुआ है,
तो क्या हुआ, लेबर लॉ आपको फिर भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि लेबर कोड का सिलेबस इतना बड़ा है नहीं कि हम ये कहें कि सारे के सारे सवाल उसी से आ जाएंगे। हो सकता है कि इस बार लेबर कोड के सवाल ही कम कर दें, तभी लेबर कोड के सवाल आ पाएंगे। जैसे 7 क्वेश्चन आपके दे दिए, 6 क्वेश्चन दे दिए, तो सारे लेबर कोड के बन सकते हैं। लेकिन लेबर लॉ के तब आपके इंक्लूड इसके अंदर हो जाएंगे जब इनको मन होगा 15 क्वेश्चन करने का, तब आपके सारे मैटरनिटी एक्ट वगैरह सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आपको ये समझना है यहाँ पे कि छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। जो मेरी पीडीएफ है ना लेबर लॉ वाली, बस मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। लेबर कोड के लिए एक नई पीडीएफ मेरी आएगी। जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं उनको मैं बता दूं, लेबर कोड के लिए आपकी एक नई पीडीएफ और एक्स्ट्रा मिलेगी जिसमें पूरा अच्छे से इलेबोरेट किया होगा। क्यों वहाँ पे कम क्यों है? इसलिए कम है क्योंकि यार वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं थे ना इतने ज़्यादा कि आने वाले थे कि इतने ज़्यादा आएंगे, ऐसा था नहीं। तो उसको आपको ब्रीफली समझाया हुआ था। अब हमको लग रहा है कि क्या पता लेबर कोड से ही सिर्फ सवाल आ जाए, तो बहुत अंदर घुसने वाला है। तो आपको अच्छा एक बड़ा नोट्स मिलेगा लेबर कोड का, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे कोर्स में उन सबको फ्री में मिलेगा। तो इंग्लिश मैंने बता दिया। इंडियन कल्चर क्या है, ये आपका बेसिकली आपका जितने भी हमारे तीनों ईरा है उसके अंदर कल्चर, आपका हेरिटेज, पेंटिंग वेंटिंग जितने भी होते हैं सारे इसके अंदर कवर जाते हैं। फ्रीडम मूवमेंट क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है। डेवलपमेंट इशू क्या है और प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी क्या है, कुछ नहीं है। इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी है और इसका मतलब डेवलपमेंट इशू क्या है, कुछ भी आपका नहीं है। जो भी डेवलपमेंट इशू चल रहे होते हैं बेसिकली आपका हो तो करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, या फिर इसको आप कह सकते हो हमारा बजट भी है इसका, और हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो भी इसका पार्ट हो गया। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, पॉलिटी है। जनरल साइंस क्या है, जनरल साइंस आपका ठीक ठाक आता है, अच्छे लेवल का आता है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर भी इसके अंदर बहुत अच्छा आता था, पिछली बार कम आया, फिर इस बार क्या पता ज़्यादा आ जाए, ठीक है। मैथ आपका ये बता दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बता दिया। सोशल सिक्योरिटी क्या है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर होता है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिट एंड इंश्योरेंस, ये 3 सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। इनके ऊपर नोट्स भी मेरे चैनल पर डल चुका है और वीडियो भी पहले डले हुए हैं, आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हो क्योंकि स्टैटिक आपका पार्ट है, ठीक है। अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, करंट इवेंट और इंटरनेशनल कुछ नहीं है, करंट अफेयर्स है बेसिकली, सब कुछ इसके अंदर आता है। करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा है सब कुछ इसके अंदर आपका कवर है। ये बेसिकली आपका मोटा मोटी सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए यही है, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं या फिर जो नए बच्चे हैं उनको समझना है अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो मैं कुछ दिन पहले स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड किया था, आप उसको देख लो। उसके अंदर अच्छे से एक एक टॉपिक के अंदर बताया हुआ है कितने कितने क्वेश्चन कितने किस में से आए थे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है। तो उस पर दोबारा बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप उस वीडियो को देख लो। यहाँ जो हमारे नए बच्चे समझ में आया, पुराने बच्चे क्या है, इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है टाइम टेबल का, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या करना है। बाकी अब यहाँ पे यूपीएससी वाले बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हम कैसे अप्रोच करें, तो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बड़ा सिंपल यहाँ पे अप्रोच है। आपने जो भी अपनी पढ़ाई की है, आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जितने भी कट ऑफ बढ़ता है इस एग्जामिनेशन का, सब यूपीएससी वाले बच्चे ही बढ़ाते हैं। क्यों? करंट अफेयर्स उनका रेडी है, अकाउंट्स को हटा दो, बल्कि इनका सोशल सिक्योरिटी भी रेडी, क्योंकि सारे स्कीम्स वो लोग भी पढ़ते हैं। आपका ये मैथ वाला पार्ट भी रेडी, क्योंकि सीसेट उसके अंदर आता है, जनरल साइंस उसके अंदर भी आता है, गवर्नेंस ये तो पूरा हाई लेवल आता है, तो सब्जेक्ट ही है उनका, इकोनॉमिक्स भी आता है, ये भी पूरा आता है, और इंग्लिश भी आता है। ये सारे टॉपिक यूपीएससी के आते हैं और वो यूपीएससी के ही पेपर की तैयारी करते हैं, और ये भी यूपीएससी का ही पेपर है और उससे लोअर लेवल का पेपर है, तो उनको बड़ा फ़ायदा यहाँ पर मिल जाता है, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई होता है। तो बैंकिंग, एसएससी एस्पिरेंट्स, इनके ऊपर स्पेशल फोकस दें, और जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं आप अकाउंट्स और इन सब के ऊपर फोकस दो, ठीक है। क्योंकि आपका बाकी सब चीज़ें तो तैयार है, बस हो गया। नोटिफिकेशन की डिटेल तो इतनी ही थी हमारी, ठीक है, और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। अप्लाई, आप इसको डाउट आ रहा होगा सर करे कि नहीं, 4 महीने में निकल सकता है कि नहीं। देखिए 4 महीने क्या, 4 साल में भी नहीं निकलता एग्जामिनेशन। इसको छोड़िए, एसएससी एमटीएस का नहीं निकलता। पूरे भारत सरकार की सबसे मतलब छोटी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे निचली लेवल की नौकरी जो है वो एसएससी एमटीएस होती है। वो भी नौकरी 4 साल क्या 10 साल भी देते हैं तो नहीं निकलता है। तो नहीं निकलने वाले के लिए वो भी 10 साल भी कम है, और निकलने वाले के लिए 4 महीने भी एनफ है। अगर आपका एक बैकग्राउंड बना हुआ है किसी भी तरीके का, या तो एसएससी का बना हो या बैंकिंग का बना हुआ हो, कुछ आप एक एडवांटेज लेके आ रहे हो, या फिर यूपीएससी का बना हुआ हो, स्पेशल यूपीएससी वालों को तो बहुत ईजिली 4 महीने में हो जाएगा, 4 क्या 2 महीने में भी हो जाएगा। लेकिन बाकी सबके लिए 4 महीना लगना पड़ेगा, जान लगा के, तभी आपका होगा। और आप बाकी एग्जामिनेशन को मैं ये कहूँगा कि इग्नोर कर सकते हो। ये एग्जामिनेशन बहुत कम समय पे आता है, बहुत मतलब ऐसा नहीं होता कि एवरी ईयर आ रहा है। हालांकि इस बार लग रहा है कि अगले साल ईओ को देखने के लिए मिलेगा, बट स्टिल इतना रेगुलर है नहीं, तो आप इस पर फोकस दे सकते हो इस बार, अगर आपके पास उम्र बचा हुआ है तो। अगर मान लो एसएससी सीजीएल का आपका पेपर है और आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है, आप अगला अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट बचा है सीजीएल का, तब आप छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आप सीजीएल की तैयारी स्टार्टिंग से कर रहे होगे तो।
ठीक है। तो यही है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है, आपको सब बता भी दिया मैंने। और कुछ डाउट आएगा ना, कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी टाइम टेबल वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। और ये हमारा कोर्स है, आप एक बार ज़रूर नज़र मार सकते हो। आप इंटरेस्टेड हो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है ईपीएफओ के बारे में, मुझे बताते हुए बहुत समय हो चुका है, बहुत बच्चों को गाइड भी किया हुआ है। 2025 में भी हमारे बच्चे बहुत रिटर्न टेस्ट पास किए हैं, 2023 में भी पास किए हैं। तो बहुत बच्चे होते हैं, आपको मैं दिखा भी दूंगा, मेरी पिछली वीडियो में मैंने दिखाया भी है, इस वीडियो में तो नहीं दिखाया। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं कि हमने पास कर लिया। पूरा पेपर ही ऑलमोस्ट 2025 का हमारे नोट्स में से आया हुआ था, तो बहुत अच्छे हमारे नोट्स होते हैं। तो आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।